के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे साउथ इंडिया की तरफ हम जाएंगे और साउथ इंडिया से मुराद मेरी ये है कि चेन्नई में आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें साउथ इंडिया की रियासतों के रहनुमाओं ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें बिलखुसूस डीलिमिटेशन का मामला था और इसके साथ साथ ज़ुबान के हवाले से भी जो मरकज़ की जानिब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है एक ज़ुबान को, ख़ास ज़ुबान को, तो उस हवाले से, लेकिन बिलखुसूस डीलिमिटेशन के हवाले से कहा यह गया है। स्टैलिन जो वज़ीर आला तमिलनाडु हैं उन्होंने कहा कि दरअसल भाजपा हम पर मुसल्लत होना चाहती है और इसका ये एक चाल है, एक साजिश है। उन्होंने ये कहा कि जिसके ज़रिए ये डीलिमिटेशन का मामला किया जा रहा है और ये जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, जब तक हम जिस तरह से चाहते हैं वैसा नहीं होगा, तब तक हम मुत्तहदा तौर पर हम सभी जो है इसके खिलाफ फाइट करते रहेंगे। इस पर इसी से आगाज़ करेंगे और फिर इसके साथ साथ राज्यसभा में गुज़िश्ता रोज़ यानी यस्टरडे अमित शाह हमारे वज़ीर दाखिला की जानिब से एक खिताब हुआ। उस खिताब में उन्होंने बड़ा यानी ज़ोरदार, जिस तरह से हमेशा उनका खिताब होता है उसी अंदाज से उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने मॉइज़म की बात की, नक्सलिज़म की बात की और फिर इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। तो उस पर भी हम नज़र डालेंगे और नागपुर की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। नागपुर में जिस तरह का तशद्दुद और फिर खवालियत हुई थी, इसमें अब भी हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन्स जारी हैं और फ़हीम खान जिनको यानी मरकज़ी तौर पर उनको अक्यूज़ड करार दिया गया, मतलब उनको मुलजिम करार दिया गया और उस हवाले से उन पर बगावत का तक इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। और फिर साथ ही साथ फडणवीस की जानिब से ये बयान सामने आया है कि जो कोई शरपसंद हैं, जो फसादी हैं, उनसे ये जितने भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसका जो है मुआवजा लिया जाएगा, उसकी पाबजाई की जाएगी। अगर वो उनके पास नहीं होगा, वो नहीं कर सकेंगे, तो उनकी जायदादें भी जब्त कर ली जाएंगी। और इसी के साथ हम बात करेंगे कि एलन मस्क की जो कंपनी है जिसने हमारे यानी मुल्क की एक कंपनी से जिस तरह से मुआहदा किया, एग्रीमेंट किया, और उसी तरह से पाकिस्तान में भी उनको एनओसी मिल गई है। तो इस पर भी हम बात करेंगे ये किसके, क्योंकि सवाल उठ रहा है मुल्क की सलामती के हवाले से, क्योंकि मामला ये मवासलात का है, टेलीकम्युनिकेशन का है, तो ये बड़ा हसास मामला है। इसी के साथ हम बात करेंगे गाज़ा पर इजरायली बमबारी और क़त्ल-ए-आम किस तरह से इजराइल कर रहा है और 24 घंटों के दरमियान अगर हम देखें तो 130 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मगरिबी कनारा में भी जबरन वहाँ से फ़लस्तीनियों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उस पर हम नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि सीरिया में भी सूरत हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हिज़्बुल्लाह की जानिब से, अगरचे हिज़्बुल्लाह ने अभी यानी कबूल नहीं किया है, लेकिन वहाँ से लेबनान से रॉकेट दागे गए हैं तिल अबीब की तरफ। इधर हूसियों की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं, उधर गाज़ा में हमास की जानिब से भी हमले किए जा रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ तुर्की में जो प्रोटेस्ट फिर एक मरतबा हम देख रहे हैं एक मेयर की गिरफ्तारी को लेकर, उस पर हमारी नज़र होगी। और सूडान में फिर एक मरतबा फ़ौज ने कंट्रोल तकरीबन हासिल कर लिया है। तो अफ्रीकी ममालिक को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम अफ्रीकी ममालिक में क्या चल रहा है और किसके क्या इंटरेस्ट है उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में नज़र डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ दिल्ली से फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब, सबसे पहले जो साउथ इंडिया में चेन्नई में जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग को कितना आप अहम और कितना असरअंदाज देख रहे हैं? क्योंकि इस मीटिंग से पहले यानी 22 मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था, तो बहरहाल जो कुछ मीटिंग हुई इसको कितना जो है असरअंदाज आप देख रहे हैं? और मुद्दा था डीलिमिटेशन का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया में ख़बर देखा मैंने। जी जी शायद अभी मौका नहीं मिला मुझे, हमारी जो गोद में बैठा मीडिया उसके बारे में क्या करता है, खैर छोड़िए, उससे होने वाला कुछ नहीं है, जो भी होगा। साउथ इंडिया की जो मीटिंग है, अपनी नौइयत की आज़ादी के बाद ये अपनी नौइयत की पहली मीटिंग है। वैसे भी इससे पहले भी साउथ इंडिया के
ममालिक ये रियासतों के लोग बैठे हैं, जी कहीं किसी मसले पर बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले ऐसा होने वाला, लेकिन इसकी इसलिए अहमियत ज़्यादा है। इसमें कई एक मसाइल को लेकर ये इकट्ठा हुए हैं। इसमें सिर्फ साउथ इंडिया के भी नहीं है, जी इसमें नॉर्थ इंडिया के भी लोग शामिल हो गए। जी जी ठीक है, साउथ इंडिया के लोग कौन कौन थे ये तो खैर तेलंगाना से रेवंत रेड्डी ज़रूर थे, कैसे जो है कर्नाटक का जो है DK शिव कुमार ज़रूर थे, खुद जो मेज़बान थे स्टालिन वो थे, जी विजयन थे जो केरला के थे, और तेलंगाना से यहाँ के अपोजिशन के जो लीडर जी जो KT रामाराव वो भी शामिल थे। एक मानो में ये ऐसी बात, ये पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ इंडिया के लोग अब यानी मरकज़ जिस तरीके से साउथ इंडिया को नज़रअंदाज कर रहा, कई इश्यूज में नज़रअंदाज कर रहा, टैक्स की वसूली के मामले, टैक्स की तकसीम के मामले में नज़रअंदाज कर रहा, जो फंड्स की जो रिलीज़ करना है उसके मामले में कर रहा, जो प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना है उसके मामले में नज़रअंदाज कर रहा है, बल्कि इनकी सकाफ़त, इनकी ज़बान, इनकी तहज़ीब को जिस तरीके से वो तसल्लुत शमाल कर आ रहा है उसके ख़िलाफ़, बल्कि अब ये हो गया है कि हिंदी को मुसल करने के साथ साथ अब डीलिमिटेशन यानी सियासी तौर पर भी इनको अपाहिज बना के रख देने का, ये तो बहुत से मामले हैं। अब इसमें पंजाब का क्या ताल्लुक़ है, पंजाब के CM भी तशरीफ़ लाए, दीगर जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे जो है यूनिट्स है शुमाल के, शुमाल मशरिक़ के, वो लोग भी इसमें आ गए। तो उन वो इसलिए आए हैं कि ये जिस तरीके से मरकज़ फेडरलिज़म को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है वो भी हम भी उसका शिकार हैं, लिहाजा हम आपके साथ सॉलिडारिटी करने के लिए इसमें शरीक हुए हैं। स्टालिन का जो था, स्टालिन का अपना जो एड्रेस था, जो खुतबा था उनका, उसमें उन्होंने खुले तौर पर वाज़ेह किया है, ये किया है कि हम एक अच्छा फेडरल सिस्टम को निभाते आए हैं और हम जो हिंदुस्तान में तरक्की के जो आंकड़े हैं, चाहे वो तालीम के हों, सेहत के हों, माशियत के हों, समाजियत के हों, उसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो शुमाल से ज़्यादा अच्छा है। जी हमने बहुत से अच्छे काम किए और कौमी तरक्की में, हालांकि हम 5-6 रियासतें हैं, कौमी तरक्की में हमारा जो परसेंटेज है वो 41% है और सारे इंडिया का देखिए 59% है। यानी हम 5-6 रियासत 4 रियासतें होने के बावजूद भी हमारा जो मालिया है, हमारी जो कुछ मईशत है वो आपको इस हद तक मुस्तहकम कर रहे हैं कि हम आपका 41% बोझ ढा रहे हैं। बदले में क्या मिल रहा है हमको? हमारे को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है और ये पूरा तरीके से सियासी है जी। तो इसको पेश किया गया और इसमें रेवंत रेड्डी की जो शिराकत है, फिर रेवंत रेड्डी ने कहा कि नहीं, अब के जो मीटिंग होगी, नेक्स्ट मीटिंग, अब ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, यानी मंडली से अमल आगे चल के क्या करने वाले जी, किस तरीके से करने वाले। इसके लिए हैदराबाद में, खैर तारीख का ऐलान नहीं हुआ हैदराबाद में कब होगा, लेकिन अब चेन्नई के बाद दूसरा इनका जो पड़ाव हो गया वो हैदराबाद में होगा, उनका पड़ाव ये हो गया। एक और बात, जहाँ तक जुनूब और शुमाल की बात है, शुमाल में जिस तरीके से जो कुछ मामला चल रहा है, और आप देखिए इसमें ये बात भी आई है कि कैसे हम शुमाल के लोगों को जो बेरोज़गार हो चुके, जो सब कुछ होके, चाहे वो बेंगलुरु हो या हैदराबाद हो या चेन्नई हो या कोई और शहर हो, कोची हो, ये 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जहां लाखों की तादाद में शुमाल के लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं और हम उनको कभी भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किए, बल्कि हम हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं और उनको पूरी तरीके से मौके फराहम है बिना किसी यानी तासुब के जी। ये हमारा कल्चर है। और वहाँ क्या होता है, वहाँ जिस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता हिंदुस्तानी जो साउथ इंडियंस है, तो ये जो कई किस्म की चीज़ें, इसमें कल्चर भी आ गया, ज़बान भी आ गई और ख़ासकर तालीम का शोबा आ गया। मेडिकल का तो पहले ही आपको नीट का जो है 2 साल पहले इन्होंने असेंबली में पूरी तरीके से करारदाद पेश की थी कि नीट को बर्खास्ती कर दो, चूंकि अब तेलंगाना भी इसमें शामिल हो गया, चूंकि पीजी में भी ये हो गया कि पीजी नीट के जरिए पीजी में आना पड़ेगा। इससे ये हो रहा है कि लोकल जो टैलेंट है, अब आप देखिए पीजी की एक सीट 3 करोड़ से 5 करोड़ में जाती है उसमें, अब उसमें मेरिट लाना और उसमें लिमिटेड सीट होती है, उसमें मेरिट लाना स्टेट वाइज इट्स ओके, अब ये कंट्री वाइज लाना कैसे लाना, तो ये कई एक मसाइल है। तो इसमें कई, देखिए ये शुमाल के खिलाफ नहीं है, शुमाल के लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ है। और आप इसमें देखिए आंध्र प्रदेश का ना होना इसके लिए मुश्किल हो सकता है, चूंकि सबसे पहले जो चीज़ होती है वो हमारे रीजनल सेंटिमेंट्स जो होते हैं, यानी जो इलाकाई जज्बात होते हैं,
उसको उभारा जा रहा है। ठीक है भाई साहब, इसी नुक्ते से मैं आगे बढ़ूंगा और फिर थोड़ा आपसे, थोड़ा भाई साहब से, थोड़ा आपसे, थोड़ा भाई साहब से, इस तरह से जो है बात अच्छी रहेगी। मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से भाई साहब ने कहा, साउथ इंडिया में चेन्नई में जो इजलास हुआ बड़ा अहम इजलास था, और जब भी हमने देखा, यानी पास्ट में भी हमने देखा, इवन जल्लीकट्टू जैसे मामले में भी जब साउथ ने अपनी ठान ली तो वो अपने मकाम पर जो है वो अटल रहे। अब ये जो नौबत आ चुकी है, डीलिमिटेशन का मामला है, जो माजिद साहब ने बरमला तौर पर, खुले तौर पर कहा है कि ये कोई साउथ और नॉर्थ का मामला नहीं है, बल्कि जो सेंट्रल की भाजपा सरकार है उसका और साउथ का जो है मामला हो गया है। लेकिन क्या ये वाहिद साहब आप इसको देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी साउथ इंडिया की रियासतों ने एक मूव लिया है, क्या नॉर्थ की ये जो नॉर्थ का जो मामला बनाया जा रहा है, या फिर हम देखेंगे कि बीजेपी की जानिब से डीलिमिटेशन का जो मामला किया जाए, इससे थोड़ा सा समझौता कर लिया जाएगा ताकि जो है मामले को जो है ख़त्म कर दिया जाए, या फिर इसमें मजीद जो है कोई ऐसी बात लाई जाएगी कि वाकई साउथ और नॉर्थ की बात आकर ठहर जाए? देखिए, अभी जो लग रहा है कि हुकूमत जो भी हुकूमत बीजेपी की ही है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हुकूमत का जो मौकिफ है वो मुझे ऐसा नजर आता है कि मतलब बैकफुट पर तो थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, मगर पूरी तरह से नहीं जाएगा। टकराव बना रहेगा और ये धीरे धीरे जो है इस टकराव को थोड़ा सा इंक्रीज करने की ही कोशिश की जाएगी। वो अलग बात है कि इमीडिएटली कोई इस पर नतीजे सामने आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं है, मगर इतना जरूर होने की है कि कम से कम ये देश के हित में नजर नहीं आता कि किसी जिद में जो है अचानक जो है वो हम साउथ के कई स्टेट को एक साथ अगर हम नाराज करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये कोई फेडरल सिस्टम को मजबूत करने का कदम नहीं कहा जा सकता। और मुझे लगता है कि हम फेडरल सिस्टम को मजबूत करने की तरफ दो तरीकों से बढ़ रहे हैं। या तो हम नहीं चाहते कि फेडरल सिस्टम मजबूत हो, या फिर हम ये चाहते हैं कि फेडरल सिस्टम को टोटली खत्म करके सेंट्रल में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ही पूरे ऑपरेशन को करे और फेडरल सिस्टम जो है पूरी तरह से चरमरा जाए। तो दोनों सूरत जो है मुझे लगता है बाकी सब देश के हित में फिलहाल नहीं है, मगर इसमें सरकार जो है वो अपने कदम पीछे खींचेगी ऐसा रहा नहीं है अभी तक जो है। वो अलबत्ता कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर होता है कि कुछ मैनिपुलेशन कर दिया जाता है और कुछ उल्टी सीधी बातों को करके कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है। वो एक नीति होती है जो चाइना की हमेशा रही है कि वो 4 कदम बढ़ता है और 4 में से जो है 2 कदम पीछे हट जाता है, और 2 कदम पीछे हट के ये एक अपनी मतलब वो बढ़त बताता है कि मैंने पीछे हट गया, कुछ भी नहीं, 2 कदम आगे जो है वसूल कर लिए। तो ये नीति ही मुझे केंद्र सरकार की हर मुद्दे पर नजर आई है अभी तक कि वो जब किसी तरफ बढ़ जाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ते हैं और 4 में से 2 कदम पीछे हटते हैं। तो मतलब एक सोची समझी वेल प्लान्ड नीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 10-11 सालों में काम किया है और वही मुझे लगता है कि वो इसी पर आगे बढ़ेंगे। माजिद साहब देखिए, बात तो यही नज़र आ रही है जिस तरह से वाहिद साहब ने कहा है कि बिल्कुल तौर पर वही एग्रेशन के साथ काम नहीं होगा और फिर साथ ही साथ बिल्कुल पीछे भी नहीं हट जाएंगे, मतलब दरमियानी रास्ता अख्तियार करेंगे और फिर अपना अचीवमेंट कम से कम यानी 100 में से 50% तो ले लेंगे। तो क्या साउथ की जानिब से उस 50% को भी कबूल किया जाएगा? देखिए, जो मसाइल हैं, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, एक हो तो कहेंगे ना। अब आपके सामने ये बजट पेश हो रहा, अभी पार्लियामेंट में चल रहा है। इस बजट में आप ये बताइए कि साउथ के सिवाय आंध्र प्रदेश को छोड़कर, जी, आंध्र प्रदेश में चूंकि अलाई इत्तेहादी सरकार होने से उन्होंने कुछ फंड दिए हैं, जी, जैसे बिहार को दिए हैं इस तरीके से, उसको छोड़कर आप बताइए हमारे तमिलनाडु को, केरला को, कर्नाटक और तेलंगाना को उनका ड्यू अमाउंट नहीं आ रहा, सालों से नहीं आ रहा। जीएसटी वसूल करने का इदारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, स्टेट जीएसटी भी लेते हैं और सेंट्रल जीएसटी भी, ये दोनों वसूल कर लेते हैं जी। जब स्टेट जीएसटी का पूरा अलग हिस्सा है, उसका पैसा उसको वापस होना है ना, वो नहीं होता। और जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स है उसको फंड नहीं दिया था। अब आप देखिए, मूसी रिवर का प्रोजेक्ट है जी, इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, हैदराबाद मेट्रो रेल सेकंड का प्रोजेक्ट है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंजूरी से हुए जी। इसको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे, जबकि ये हमारा इस पर हक बन जाता है। और हमारे जो पैसे, अब आप देखिए, हम जितना
ये टैक्स डिवोल्यूशन। इसीलिए शायद जनता से कहा जा रहा है कि डबल इंजन कर दीजिए ताकि जो है सब नहीं चीजों में नहीं नहीं, सहूलत हो जाए आपको। एक बात बताता हूँ, मैं वाइस साहब से नहीं पूछूंगा नहीं, नेक्स्ट सवाल। एक बात बताता हूँ। जी ये अब हमको जो जी एक और बात बताना है, आज के बजट में जो स्टेट के बजट में जी बताई गई है जी कि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स, ये अलग किस्सा है। हाँ यानी जो जमिया जो टैक्स होते हैं, यानी जीएसटी से हट के कह रहा हूँ मैं, जी हाँ, दीगर महसूलात, दीगर जो महसूलात revenues। में जो जी हिस्सा बट्टा होता है, जी तेलंगाना को आप 41 दे रहे हैं, हम्म 51 बीजेपी के स्टेट को दे रहे हैं। हम्म 50-50 क्यों नहीं करते भाई? हमारे को तो काफ़ी जो है। और यहाँ का एजुकेशन लेवल, यहाँ के कॉलेजेस, अब यहाँ जो है आपने नीट बना दिया, एजुकेशन वो मेडिकल का चलेगा। दूसरे जो अहमियत के हामिल आईआईटीज, आईएम्स, जी हाँ इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी आप, जी और सारा का सारा सेंटर में चले गया पूरा। स्टेट हाथ देख लेते बड़े। और एक जो यूजीसी का कानून है, मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे 17-18 महीने रुकात बनाए हैं हम्म जो स्टालिन ने तैयार करे हैं, पार्लियामेंट में भी पेश हुए हैं, ये नई बात नहीं है, मैं कुछ दोहरा रहा हूँ खाली। यूजीसी का मामला है। अब यूनिवर्सिटी के जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, जी। उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का है, और उसको आमतौर पर गवर्नर को चांसलर बनाते हैं। जी जी एक उमूमी ओहदा है था, और ऑनररी ओहदा है, जी हाँ एग्जीक्यूटिव ओहदा नहीं होता, जी। लेकिन नाम तो उन्हीं के साथ चलता है। हाँ उसको भी कहा नहीं नहीं अब ये नहीं होगा। अब यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सिलेबस, उसका वाइस चांसलर का तकर्रुर, ये सारे का सारा यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में। ये क्यों हो रहा है? अब 3 लैंग्वेज फार्मूला आप बताइए, मैं 3 लैंग्वेज फार्मूले में आप किस किस्म से जो कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेजेस की तरक्की। अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं क्या, तुम्हारे बच्चे तमिल में पढ़ रहे हैं क्या, तुम्हारे बच्चे उर्दू में पढ़ रहे हैं क्या? ये सवाल का जवाब नहीं होता। वो पढ़ो नहीं पढ़ो, लेकिन एक प्रोविजन तो देना है तुमको कि सेंट्रल के जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं उसमें भी लोकल रीजनल लैंग्वेज आपको ज़रूरी है। अब उसके हट के ये डिलिमिटेशन का मामला क्या है भाई? डिलिमिटेशन क्या इलाके की बुनियाद पर होगा, आबादी की बुनियाद पर होगा, या वसाइल की बुनियाद पर होगा? आबादी की बुनियाद अब पर नहीं होगा, नहीं नहीं, जी। अब ये आज जी। जो चेन्नई में क्या है, आप इसको ऐसा करो ना, आमदनी की बुनियाद पर दो, एजुकेशन की बुनियाद पर दो। हम अच्छी एजुकेशन कर रहे हैं, हमको नुकसान, हमको सजा देते। हम जो है आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमको सजा देते। हम अच्छा टैक्स अदा कर रहे हैं, हमको सजा देते आप। ये आज के चेन्नई के इसमें डिबेट में देख लीजिए आप। तो इस बातों का जवाब कौन देगा? और एक बात बताऊं, मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं, कभी भी 100 साल, मैं तो खैर चाहूंगा कि 1000 साल हिंदुस्तान अखंड भारत रहे, कभी भी 100 साल किसी भी शासन में सिवाय औरंगजेब के, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि आजकल उसका नाम बहुत चल रहा है, आजकल उसको जिंदा कर दिया लोगों ने, सिवाय उसके किसी ने साउथ पर हुकूमत नहीं की। साउथ हमेशा से अपनी आइडेंटिटी बना के रखा, पॉलिटिकल आइडेंटिटी बना के रखा। हिंदुस्तान का हिस्सा होते हुए भी हम जो है एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में इसलिए रहे, लेकिन उसी में जैसा कहते हैं कि एक में अनेक, यानी यूनिवर्सिटी एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जी ठीक है भाई साहब, अब बिल्कुल इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से माजिद साहब ने कहा आपने सुन लिया, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अब भाजपा की अगर हम बात करें तो वो सारे देश को, अब देखें 1 नेशन 1 इलेक्शन के हवाले से भी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, उस हवाले से भी जो जेपीसी कमेटी है उसकी भी जो मुलाकातें हो रही हैं वो भी जो है जायज़ा ले रहे हैं। तो सारी चीज़ों को हम, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर तो बराबर रहेगा आपका, लेकिन जो जिस तरह से मतलब सारी चीज़ें एक होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन की बात हो, चाहे वो जुबान की बात हो, चाहे दीगर मामला, अब तो लिबास, उसको मजहब, उसके बाद मजहब भी एक हो जाएगा फिर। नहीं, मजहब रहे, सबका अलग अलग रहे, ट्रेडिशंस कस्टम्स अलग अलग रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जो बुनियादी है उसको करने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब, भाजपा का ये कहना है, अब इसको जो है साउथ की जानिब से बिल्कुल अलग अंदाज में लिया जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए बात आपकी बात सही है कि साउथ की जो अब जैसे अमित शाह ने कहा है कि मैं अब हर चंद दिनों में जो है रीजनल जुबान में जो है बात करूंगा, इवन ऐवान के हवाले से भी बात उन्होंने की कि जो इलाकाई जुबानें हैं उसका भी जो है मैं इस्तेमाल करूंगा, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने आपको एक बात कही है ना कि देखिए वो 4 कदम बढ़ के 2 कदम पीछे हटने की जो पॉलिसी है वो तो सामने आ ही रही है ना। तो कुल मिलाकर यही बात है। देखिए एक चीज आपको समझिए कि वर्ल्ड जो है रिसेट की तरफ जा रहा है। वर्ल्ड रिसेट करने में एक बात ये होती है कि किसी भी देश की सरकारें, चाहे वो भारत की हो, पाकिस्तान की हो, या श्रीलंका, बांग्लादेश, या कहीं भी आप जो है साउथ एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो अगर आप ये सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस तरह 3 बड़ी ताकतें जो है आपस में दुनिया को रिसेट के हिसाब से बांटना चाहती है, जो याल्टा 2 मतलब 2.0 करना चाहती है,
उनके भी अपने कुछ प्लान्स हैं। ये जो हम अपने अपने देशों में जो देख रहे हैं, इंटरेक्शंस देख रहे हैं, कदम देख रहे हैं, इनका सीधा भारत से ही संबंध हो ऐसा भी नहीं है। देखिए, मैं कहता हूँ, मैं तो बधाई दूंगा अमित शाह साहब को और मोदी जी को, अगर वो अखंड भारत को बनाए रखते हैं, क्योंकि जो अभी दुनिया में चर्चा चल रही है वो अलग तरह की चर्चा है। वो चर्चा कुछ इस तरह की चल रही है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें वो मानते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से मुंतशिर करेंगे और उनको एक मतलब एक ऐसी पावर के तौर पर छोड़ देंगे जो सॉफ्ट पावर तो रहे, बाइंग कैपेसिटी तो रहे, बाजार तो रहे, मगर कोई बहुत बड़ी ताकत न बन पाए। ये एक अंतरराष्ट्रीय खेल चल रहा है। आपने देखा है कि किस तरीके से बहुत जल्दी अमेरिका नाटो से बाहर हो जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन भी जो है वो एक नया संगठन नाटो जैसा बनाना, अमेरिका के बगैर बनाने का प्लान कर रही है। उसमें कितने देश शामिल होंगे, भारत होगा नहीं होगा, या पाकिस्तान होगा नहीं होगा, ये सब बहुत कुछ अभी होना बाकी है जो बड़ी तेजी से होगा। जो गाजा और यूक्रेन की वार के नतीजे के बाद जो सामने आएगा वो एक अलग खेल होगा। उस खेल के हिसाब से ही आप अपने फेडरल सिस्टम को या तो बदल पाएंगे या फिर आप नहीं बदल पाएंगे, या फिर बदलेंगे तो किस दिशा में बदलेगा। ये ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं बाकर साहब, जिसे मेरे ख्याल से जो रिवायती राजनीति है भारत की, जो रिवायती मीडिया है, उससे हटकर देखने की जरूरत है, उसमें मेरे ख्याल से डीप चर्चा की जरूरत है, ना कि मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ चिंता आज के किसी भी भारतीय नेता के, ये तो बात बराबर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ये नजर आ रही है माजी साहब। मतलब अलग अलग हम कितने, अब हम अपनी ही बात करें, 11 साल से 12 साल से हम बात कर रहे हैं, तो सूरत हाल को हम यही देख रहे हैं कि जो वक्तिया वाक़यात सामने आ रहे हैं। अब जैसे अब नागपुर की हमने जिक्र किया, मतलब इसी तरह से कभी मध्य प्रदेश में, कभी जो है उत्तर प्रदेश में, कभी कहीं, कभी कर्नाटक में, इस तरह से जो सूरत हाल बनती आई है और अब भी बन रही है, हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या आहिस्ता 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 10 वर्षों में कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, और अब आगे के हवाले से क्या वाकई हो रहा है, इस पर जो है यानी चिंतन मंथन जिसको कहा जाता है, इस पर गौर खौस करने की शायद ज़रूरत है। जी भाई साहब, नागपुर की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, उसके बाद फिर भाई साहब से मैं ज़रूर इस सवाल से जानना चाहूँगा। नहीं, मगर एक चीज़ जो वक्त में जाने से पहले जी आप बता रहे थे कि ये मुस्तकबिल में क्या हो सकता है, ये जैसा कि अभी हमारे फाजिल दोस्त जी और हमारे जो है वाहिद नसीम साहब बता रहे थे कि एक इंटरनेशनल जो सिचुएशन का भी असर जो हो सकता है कि बड़े मुल्कों को एक किस्म का एक डिवीज़न बना दिया जाए, उसमें ये जाए, तो क्या वो असर है। आप ये बात कहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ें जो है आगे बढ़ती जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ ये जहाँ तक है, हिंदुस्तान में जब से भाजपा की सरकार आई है, हमारे फेडरल सिस्टम को तो पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दिया जा रहा है जी। रियासतों के हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं, और कई जो हमारी जो 3 लिस्टें हैं इख्तियारात की, कि स्टेट की लिस्ट को तो ग्रैब कर दिया जा रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट को कहा रहा है कि हमारी लिस्ट है, और गवर्नरों के जो ओहदे होते हैं उसको पूरी तरीके से, वो हालांकि दस्तूरी ओहदे होते हैं, उनका एक बड़ा सम्मान होता है, ये गैर बीजेपी भाजपा की रियासतों में रुकावट स्पीड ब्रेकर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ये चीज़। तो और ये चीज़ें आज से नहीं है, ये आज इजलास तो आज हुआ है चेन्नई में, लेकिन इसके पीछे बड़ी कहानी है जी जी। तमिलनाडु में गवर्नर हैं रवि साहब जी जी, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर होते हुए भी उनको फिटकार लगाई जी जी। 2 साल तक आप अगर इनके कानून रोक देंगे तो वहाँ तो उन्हें क्या तरक्की करेंगे उन्हें, बिल्कुल। आरिफ मोहम्मद खान को केरला में, अब तो खैर इधर आ गए, बिहार पे आ गए, उनको फिटकार लगाई, और धनखड़ साहब तो खैर बंगाल में अच्छा तजुर्बा कर आए ना, वो तो आप तो वाकिफ है उनसे जी। तो और जुडिशरी में कैसे कैसे लोगों को दाखिल हो गया, जुडिशरी में हर चीज़ एक दिन नई बात, खैर वो तो सब्जेक्ट ये नहीं, आप जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो भी मामला है यशवंत वर्मा का, तो ये बताना मकसद है कि ये पूरा सिस्टम को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है इदारों को तबाही की तरफ ले जाना, और पूरा मुल्क को एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ ले जाना, ये पूरी तरीके से क्या ये भाजपा का मामला है, या जैसा वाहिद साहब कह रहे थे कि ये एक इंटरनेशनल सिनारियो का मामला है। इस पे यकीनन एक डिबेट की ज़रूरत है, मगर डिबेट कौन करेगा? डिबेट तो औरंगज़ेब पे हो रही, डिबेट तो फलां किसी नॉन इशूज़ पे हो रही, डिबेट पे कभी ये चीज़ें, ये संजीदगी की चीज़ें हैं,
तो इस पे नहीं होती डिबेट इस पे, क्योंकि इससे बचना है लोगों को, हमको उलझाते रहना है, हर चीज़ें उलझाना। अब आप देखिए महाराष्ट्र में जो भीड़ के अंदर जो कत्ल हुआ दलित का, जी। उस पर कत्ल करके उसके पर पेशाब डाला गया। वजीर साहब को बड़ी मुश्किल से कोर्ट का होने के बाद उनको जो है रिजाइन देना पड़ा। उनकी मेंबरशिप के ऊपर सवाल हुआ, उनको जो है मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए थी स्पीकर की तरफ से, वो सब छुप गया चूंकि औरंगजेब साहब आगे बचाने के लिए। और एक 300 किसान, कल भी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि देखिए 3 महीनों में 300 किसान, अगर वो भी किसके, ये तहसील के रिकॉर्ड है जी। तहसील के रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड नहीं है, खुद वहाँ की तहसील जो सरकार के रिकॉर्ड है। लेकिन ये चीज़ क्यों, औरंगजेब साहब आगे बचाने के लिए। और फिल्म बनाने वाला तो पैसे लेके चल दिया, उन्हें कभी किसी को मुतासिर को कुछ पैसे दिया किसी के लिए, उनके ख़ानदान की यादगार के लिए कुछ बनाया नहीं, बल्कि उन्हें बोला मेरे को क्या करना है, तुम लोग लड़ लो भाई, मैं तो माल बना लिया, 600 करोड़ आ गए मेरे को, चलो अब मैं दूसरी फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मेरे को इतना वक्त नहीं है आप लोगों। तो ये चीज़ें महाराष्ट्र की सरकार के लिए, और आप देखिए महाराष्ट्र की सरकार के अंदर और कितनी गलत कारियाँ हो रही हैं, उस पर सारा पर्दा चल गया, चादर पड़ गई, औरंगजेब की चादर आ गई, बर्खास्त हो गया खत्म। ठीक है। तो ये नहीं, ये जैसा वाहिद साहब ने बताया कि ये इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल सिनारियो के जो मुहर्रिक हैं, जो पॉलिसी साज हैं, जो थिंक टैंक्स रखते हैं, उनको ये मौका मिल गया, अरे ये मौका है हमारे लिए बड़ा साजगार है, चलो तीर चलाओ, शुमाल को जुनूब से अलग करो, जुनूब को शुमाल से अलग करो। ठीक है भाई साहब, अभी यानी अपोजिशन की जानिब से क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं वो वही जानते हैं और उन्हीं को जो है जवाब देने की ज़रूरत है। अब बात ये हुआ करती थी कि भाई बाहर से कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या फिर कुछ ऐसे, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ मिले, तो उसके लिए अब ये जो एलन मस्क का जो हमारे मुल्क में, यानी हम ये कहेंगे कि उनकी कंपनी का आना, तो इसको भी यानी ठीक है टेस्ला को लाया जा रहा है, कार का एक स्टारलिंक को भी आया, स्टारलिंक भी है, तो अब ये जो आ रहे हैं तो इसको जो है अब हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के चाहे वो कोई भी लीडरान हो, जब उनसे इस हवाले से बात की जा रही है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र कर रहे हैं और वो अंग्रेज़ों के दौर को याद कर रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं? और फिर इसको ये कहा जा रहा है कि भाई अब ये जो स्टारलिंक का मामला है, हमारा टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इतनी तक यानी लोगों को खौफ दिलाने की बातें की जा रही हैं। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब भाई एक मतलब बड़े देश का एक बड़ा जो है उद्योगपति है वो आएगा तो आपके देश को भी बहुत सारा फायदा होगा। देखिए वक्त साहब, वो तो आएगा क्योंकि एक जो डील है वो रशिया के और अमेरिका के बीच भी चल रही है, जहां पावर शेयरिंग का मामला है और बाजार शेयरिंग का मामला है। तो ऐसे में मैंने ये कहा देखिए हम कुछ भी बातें कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि एक तरफ भारतीय मार्केट के सेंसेक्स में उछाल आना, यानी 1000 अंक तक जो है 900 अंक तक उछाल आ जाना, एकदम पिछले लगातार 3-4 महीने से गिर रहा था, 84,000 से वो 73,000 पे आके ठहर गया था, अचानक उसमें जो है बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो डील चल रही थी वो डील कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो चुकी है और क्योंकि ये इनपुट जो है वो इन्वेस्टर्स के सामने जाता है और जब इन्वेस्टर को इनपुट मिलता है कि कोई डील हुई है तो फिर वो बाजार में आपको रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये जो अंबानी अडानी के शेयर डूब रहे थे वो अचानक अगर जो है ग्रो करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समझौता हुआ है। और समझौता अगर हुआ है, अब आप कहते हैं जो विपक्ष की बात करें कि नेशनल सिक्योरिटी के इशू की बात है, तो आज हम जिस सैटेलाइट चैनल पर बात कर रहे हैं, इस सैटेलाइट चैनल का एक लाइसेंस होता है। वो लाइसेंस आपको इसलिए लेना पड़ता है कि सैटेलाइट से कोई भी डाउन लिंक जमीन पर आता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है, इसीलिए आपको लाइसेंस देने से पहले आपका NHA क्लियरेंस होता है। और अगर ये NHA क्लियरेंस जो है आपका होता है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, तो ये बड़ा इशू है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर सैटेलाइट के ऊपर से आपके ऊपर जो है आपके हर हाथ में सैटेलाइट फोन आ गया है, क्योंकि वो सैटेलाइट पर सीधे रिसीव हो रहा है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसी डील तो नहीं कि टेरिस्ट्रियल कहते हैं जो आपके टावर्स के जरिए जमीन पर आपको सिग्नल्स मिलते हैं, तो कहीं सैटेलाइट से जो सिग्नल्स आएंगे फाइबर बीच में से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा और ये जो टावर्स हैं ये टेरिस्ट्रियल का काम करेंगे और यही फोन यही सिग्नल्स जो है इसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई साझेदारी जो है
वो हो जाएगी एलन मस्क की। और उन एरिया में जहां पर टावर नहीं है या जहां पर सिग्नल नहीं है, वहां डायरेक्ट क्या रिसीव कर पाएंगे? हाँ। या फिर ये जो एयरटेल और रिलायंस के जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इसके बगैर डायरेक्ट जो है एंट्री एलन मस्क करेंगे। ये सब कुछ अभी मेरे ख्याल से जमीन पर मैं जब तक नहीं देख लूं कि वो कार्यशैली क्या है, उसके बाद ही मैं कह सकता हूं कि वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अच्छा, ये इन्हीं को जो है, इन्हीं की कंपनी को वहां पर भी यानी पड़ोसी देश में भी एनओसी दे दी गई है, यानी सेम चीज अगर वो वहां पर भी करेंगे तो फिर ये तो सोचने वाली बात होगी कि भाई उधर का इधर का, ये तो हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव मामला है। अभी कबल वक्त है, देखिए अच्छा। कबल वक्त है, इसलिए कबल वक्त है कि आप सैटेलाइट से सिग्नल लेने के बाद टेरिस्ट्रियल ही उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं है, या वो डायरेक्ट एलन मस्क के पास है। हालांकि बात तो इसी बात पे चल रही है कि आप जो है कोई ना कोई स्टोरेज हमारे यहाँ बनाएंगे जिसमें सारा डाटा यहाँ पर सेव होगा, उसके बाद जो है आप अपने सर्वर में भी रख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इशू थोड़ा कमजोर हो जाता है। और अगर सैटेलाइट से आप डायरेक्टली सिग्नल देते हैं और आपके पास इंडिया के पास या किसी दूसरे कंट्री के पास बीच में कोई सर्वर ऐसा नहीं है जहां के बाईपास करते वक्त डाटा आपके पास मौजूद हो, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इसका मतलब ये है अपोजिशन जो है बिला वजह के अभी यानी क़ब्ल वक्त, पहले वक्त से पहले जो है बात कर देते हैं। उनको जो सवाल देखिए, ये डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई जनता के मानसिक लेवल को चेक किया जाता है, देखा जाता है किस देश की जनता में कितनी बुद्धि बची है और उसे किस तरह के जुमलों से उसको उकसाया जा सकता है या फिर डेमोरलाइज किया जा सकता है। तो भारतीय बुद्धि मानसिकता के हिसाब से जो विपक्ष है वो उसी तरह की बातें कर रहा है। तो उनको सीधे सीधे सरकार को लेके एक व्हाइट पेपर मांग लेना चाहिए कि जो आप परमिशन दे रहे हैं तो क्या जो सिक्योरिटी आप लेंगे तो उस तरीके से जो डाटा है क्या वो हमारे मतलब पुलिस स्टेशन में मौजूद होगा, क्या हमारे जो है वो जिस तरीके से हम चेक करते हैं, जो हमारे बहुत सारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस पर काम करते हैं, उसकी परमिशन होगी कि नहीं होगी, जो डाटा सेविंग है वो हमारे पास होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बात करें ना, एक सरकार से सीधे व्हाइट पेपर मांगे। वो जनता को पहले ही नेशनल सिक्योरिटी का इशू बताने लगे, सरकार से कोई क्लैरिफिकेशन ना सरकार ने दी है ना जो विपक्ष ने मांगी है। तो ये तो वो जुमलेबाजी है ना कि हमारे बेचारे जो भारतीय बंधु हैं, हम जानते हैं कि उनका बौद्धिक स्तर जो है, जब हम आंकते हैं तो मैं जब आंकता हूँ तो वो मुझे 100 में से 8 जो है नंबर मैं उसे दे पाता हूँ मुश्किल से, और मतलब बाकी के तो फिर अलग गिनती करेंगे। तो 8 नंबर वाली बुद्धियों के लिए तो फिर ऐसे ही जुमले चलते हैं ना, सरकार भी वैसे ही बोलती है और विपक्ष भी वैसे ही बोलते हैं, तथ्यहीन लोग, तथ्यहीन बातें, तथ्यहीन बहस। ठीक है, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ मैं जी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का बल्कि अवाम के जान और माल का। अब देखिए 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी जी, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर जो है डील हुई थी, फिर वो डील पर फाइनल साइन नहीं की गई। उसकी वजह ये बताई गई कि जो क्लाइमेटी की सूरत में यानी कुछ नुकसान हो जाता है तो कंपनसेशन कौन करेगा। अब देखिए भोपाल गैस का इशू का हवाला देते हुए कहा कि नहीं, लायबिलिटी भी आप ही को होगी जी। जब आप जो है यहाँ ताबकारी करेंगे, यहाँ जब करेंगे तो हम आपको जो परमिशन देंगे, इन केस कोई क्लैमिटी हो जाती है तो वो उस क्लैमिटी का पूरा जो मामला होता है वो आपको अदा करना होता। उसकी वजह से मनमोहन सरकार ने कहा कि हम ये आवाम के हित में नहीं है, हम नहीं करेंगे। वही काम एनडीए की सरकार ने 15 और 16 में कर दिया है, खामोश तरीके से कर दिया। ना सिर्फ वो किया बल्कि एक डिफेंस डील भी कर दी। तो क्या ये कौमी सलामती नहीं है? क्या ये बात आवाम तक पहुंची है? क्या नहीं? एक मीडिया के आदमी के ज़रिए क्या हमारी भी इसमें क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है? तो ये बताना है कि किस तरीके से जो ये मामलात हम किस तरीके से आसानी के साथ आवाम की जान, क्योंकि जैसा मैं कभी कभी सोचता हूँ वाहिद नसीम साहब की जगह जमा नसीम साहब कहेंगे, क्योंकि मैं क़ायदा पढ़ता था वाहिद जमा। अच्छा। तो बचपन में जब उर्दू पढ़ाते थे तो वो क़ायदा होता था, वो अक्सर बोलते कीड़े मकोड़े बोलते थे वो हमारे लोगों को। उसमें मैं एतराज़ भी करता था, खैर उसमें हमारी उनकी जो भी नोक-झोंक भी रहती थी। तो हम सरकारें हमको कीड़ा मकोड़ा ही समझती हैं। न्यूक्लियर डील कर दी, डिफेंस डील कर दी,
अब ट्रेड डील होने वाली है, आज देखिए, अब 2-4 दिन के अंदर आपको वो भी सामने आ जाएगा। झुक गए हम, जब हमारे पास उतनी यानी हम एसेट नहीं है, तो ये क्या फायदा है? ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं? ये अवामी के लिए तो कर रहे हैं ना। ठीक है। आगे देखेंगे कि जो है कौन सी डील क्या समर ले आती है और क्या चीज़ होती है, इस हवाले से ज़रूर फिर हम आगे बात करेंगे। अभी हम इंटरनेशनल इशू और फिर इंटरनेशनल इशू के हवाले से देखें तो सबसे पहले और बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल गाज़ा की वजह से, न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि हम देख रहे हैं कि एशिया मुतासर हो रहा है और यूक्रेन जंग। मैं जानना चाहूँगा भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इसराइल की जो बर्बरियत है, इसराइल के जो हमले हैं अब न सिर्फ गाज़ा में बल्कि मगरिबी किनारा में भी शुरू हो चुके हैं, और किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा है कि अब यानी कि नेतन्याहू कदम पीछे हटाने वाले हैं, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि अब टोटली हम गाज़ा के कई सारे इलाकों को भी अपने जो है अपनी टेरिटरी में शामिल कर लेंगे और फिर बाकी हम जिस तरह से चाहते हैं वैसे करेंगे। ये और बात है कि अब रेजिस्टेंस तो चल रहा है, किस तरह से अभी फिलहाल सिचुएशन को आप देख रहे हैं भाई साहब? देखिए, अब ये खेल ना बड़ा अजीबोगरीब मरहले में आके फंस गया है। अच्छा। ये मरहले में इसलिए फंस गया है कि आप ये देख रहे हैं कि वो तो कल ऑर्डर दे दिया था नेतन्याहू ने कि वो आप गाजा के कुछ इलाकों को जो है जाकर कब्जा कर लो, खाली कराओ और अपने में शामिल कर लो। उन चीजों को करना मतलब अब सकते हैं कि वो पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, मगर अब कुछ पीछे हटे हैं। इसे एक दूसरे एंगल से ले लो। दूसरी बात यह है कि रेजिस्टेंस ने कल जिस तरीके से रिटेलिएट किया, आज रिटेलिएट किया, और जो खबर नहीं आ रही है वो ये है कि हूथी ने 5 हमले लगातार तेल अवीव से लेके इवन यरूशलेम तक पर हमले किए हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आप देख रहे हैं कि लगातार एस्केलेट हो रहा है ये मामला, और जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का था उसकी जगह एक और उसके सहयोग में ले आया है और ये कहा है कि ठीक है तुम गाजा से निपटो ट्रंप के द्वारा और हम जो है हूथीज को संभाल लेते हैं। मगर हूथीज नहीं संभल रहे हैं। हूथीज लगातार जो है वो ये इसराइल के ऊपर तमाम पूरे के पूरे इसराइल के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं, सेंट्रल इसराइल पे भी हमला कर रहे हैं। अभी ये प्लस वक्त होगा कहना, मगर एक बात जरूर है कि एक्सपोज हो रही है वो दुनिया जो मानवतावाद का चेहरा लेकर चलती है। जब निहत्थे लोग बैठे हों और उन पर बमबारी होती हो और पूरी दुनिया खामोश हो, उन पर कोई चर्चा न करे, और जहां अमन की गुंजाइश हो यूक्रेन के अंदर, वहां के लिए अगर अमेरिका बैकआउट करे तो नाटो ये कहे यूरोपियन कंट्री कि हम किसी भी सूरत में हम यह युद्ध चाहते हैं और हम लड़ेंगे। तो ये हालांकि हिस्ट्री बहुत लंबी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग तरीके से जाएंगे। मैंने कल जो है ग्रोक से कुछ बातचीत जो है वो करके लोगों को बताने की कोशिश की थी, और इसमें जो पता चला था वो ये था कि इस वक्त आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ कि उससे आप थोड़ा सा चीजों को समझ पाएंगे। आपने और मैंने कई बार प्रोग्राम में ये कहा था कि ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में भी ज़ायनिस्ट होते हैं, और वो ज़ायनिस्ट जो है इन यहूदियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्रूसेड में जिस तरह यरूशलेम में जिस तरह उन्हीं लोगों ने पूरे के पूरी यहूदी कौम का सफाया कर दिया था, कोई बचा ही नहीं था, या कुछ गुलाम बना लिए गए थे और बाकी जो है वो निकाल दिए गए थे। ये 1000 या 11वीं शताब्दी के बीच का वाकया था। तो वही लोग जो हैं जिन्हें कैथोलिक कहते हैं, जो कैथोलिक में भी एक खास तबका है जिन्हें ज़ायनिस्ट कहते हैं, तो वो इस वक्त जो ट्रंप की टीम है ना, ट्रंप खुद भी वही है। एलन मस्क को जो ये जरूर कहता है कि उसे यहूदी बनाने की कोशिश की गई थी, अब वो ना यहूदी है ना ईसाई है, वो तीसरा ही कुछ है। तो उसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो थिएल हो, चाहे वो इनका विदेश मंत्री हो, इस वक्त ये सब जो हैं क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं। पहली बार है कि यहूदियों का वर्चस्व जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट है उसमें से बाहर हो गया है। एक अकेला है, उसे भी यूनिवर्सिटी का काम दे दिया गया है। एक यहूदी मात्र है जिसे यूनिवर्सिटी को के देख रेख का काम दिया गया है। तो ऐसे में ये वो लोग हैं जो यहूदियों के भी उतने ही दुश्मन थे जितने मुस्लिम कम्युनिटी के। तो क्रूसेड में के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे और इन ज़ायनिस्टों के प्लान्स को आप पढ़ेंगे तो आपको मुझे तो ये यकीन है, आपको आए ना आए, कि ये कुछ नया खेल चल रहा है। इसके जो नतीजे हैं वो कुछ अलग तरह से आएंगे। ज़ायनिस्ट मतलब यहूदी ज़ायनिस्टों का तो मुझे लगता है कि खात्मा तय है। तो ये गजा पे कब्जा कर लेगा या मिस्र घुटने टेक कर जो है वो
आगे इनको रास्ता दे देगा, ये संभावनाएं मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आती। मगर एक बात देखिएगा, एक चीज आपको बताता चलूं जी कि यूएई ने वादा किया है ट्रंप से कि वो 1.5 ट्रिलियन, आप समझते हैं 1.5 ट्रिलियन का मतलब, जी एक छोटा सा देश 50-60 लाख की अरबी आबादी वाला देश आज जो है वो वादा कर रहा है ट्रंप को कि मैं अमेरिका के अंदर 1.5 ट्रिलियन हाँ हाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि 1.5 ट्रिलियन बहुत दूर की बात है। अगर भारत के पास और अर्थव्यवस्था में आधा ट्रिलियन जुड़ जाए तो हम मतलब जो मोदी जी का मिशन है कि हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, चौथे नंबर की, तो हम वहां पहुंच जाएंगे, तो या तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो टोटल जीडीपी है वो हमारी 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। और 1.5 ट्रिलियन एक छोटा सा देश, वहां का एक शेख ये वादा कर रहा है अमेरिका से कि मैं आपके पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, और वो इसराइल के लिए कुछ राहत चाहते हैं। तो जी जो व्यापार के मामलात हैं, जो इन्वेस्टमेंट है पूरी तरह से इन कंपनियों में अरब जगत के, जी वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। और जो ईरान का मिशन है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सिर्फ गाजा का मसला नहीं है, ये ईरान की लॉबी के वजूद, वर्चस्व और अरब लॉबी की फाइनेंशियल रीड और अमेरिकी कोalition, ये इतनी बड़ी जियो पॉलिटिक्स है कि अब इसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मगर आखिरी बात में मैं इसमें बाकर साहब कहता चलूं जी कि मैं अपने प्रेडिक्शंस और अपनी कैलकुलेशन और विश्लेषण पर कायम हूं कि इजराइल यहाँ मुस्तहकम नहीं रहेगा। ठीक यहाँ है मैं आज भी अडिग हूं, मगर कैलकुलेशन जो है ट्रंप के सत्ता में आने के बाद मुकम्मल तौर पर ये कोई प्री प्लान नहीं था ये कि इतने क्रिश्चियन जायनिस्ट जो है सत्ता में आ जाएंगे और वो एक अलग दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे। ठीक ये है एक दुनिया को समझने की जरूरत है। मेरी ग्रोक की बात तो हो चुकी है, बाकी दुनिया में इस मामले को कोई नहीं जानता। ठीक है। आखिरी सवाल भाई साहब, गजा की सूरत हाल के हवाले से क्या हम उम्मीद करें, जिस तरह से वाय साहब कह रहे हैं कि इन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इसराइल तो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन इन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो क्या लग रहा है अभी कितना वक्त लगेगा और कितनी कुर्बानियां जो ये हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल हकीकत है जी कि इस वक्त गज़ा के लिए सियारात ज़रूर है, लेकिन कभी भी ये लॉ ऑफ नेचर में ये नहीं हुआ है कि हर सियारात के बाद सूरज की किरणें ना निकली हों। यकीनन जालिम का ख़ात्मा ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं भी कुछ दिन से देख रहा हूँ, जी कल से जो है ताख़रातें जो ख़ासकर रमज़ान की होती हैं, जी जी उसमें लोगों की इबादतें और रात भर जो नाले नीम शबी कहते हैं, जी यानी रात के वक्त उठकर लोग या तो इंडिविजुअली रो रहे हैं या फिर इज्तिमाई तौर पर रो रहे हैं। तो मुझसे कुछ देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले हमारे नाजिर हैं, वो भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, वो बड़े एकदम मुतासिर कुन अंदाज में मेरे से बोला, भाई इतना गमज़दा क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम इतनी दुआएं कर रहे हैं या खैर होना, देखो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो यकीनन आप ये लिख लीजिए, तारीख़ के सफ़ात में जितने बड़े जालिम थे, जी जितने क्रूअल, चंगिज़ खां हो या दीगर कुछ हो या लुइस 14 हो या पीटर हो, ये जितने भी हैं ये बहुत बड़े हैं। हमारे पास तो उतने नहीं हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी शराफत रही है, हम उतने नाम जालिमों के नहीं ले सकते जितने नाम यूरोप में ले सकते हैं। उनके नाम देखिए आप, क्या है आज वो लोग नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से ये जालिम, चाहे वो किसी नाम से हो, नेतन्याहू के नाम से हो या डोनाल्ड ट्रंप के नाम से हो, ये बिल्कुल दे विल बाइट द डस्ट, जैसा कहते हैं ना अंग्रेजी में, वहाँ ये हिसाब इनका तारीख़ के सफ़ात में होने वाला है। अब रही बात, ये देखिए सबसे बड़ी इनकी शिकस्त, से पहले भी वाहिद साहब भी ये कह चुके हैं कि इनके पास सारी टेक्नोलॉजी है। गज़ा का कोई ज़मीन ऐसी नहीं छूटी कि जिसको उन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं किया जी। लेकिन आपने देखा 1 मार्च से पहले फरवरी के महीने में जी जी कितने जो जिसको अगवा किया गया था, कितने लोग छुटे, उनकी सूरत हाल कैसी थी, बिल्कुल, फिर उनका रिएक्शन कैसा था, वो ऐसी क्या यानी गव्वी कहते हैं ना, वो ऐसी क्या गुपा बनाई गई थी, ऐसी क्या चीज़ थी कि जो अभी तक इनकी नज़रों में क्यों नहीं आई। जबकि 25 मुल्कों की ताकत इनके पास, जो बाइडेन ने कहा कि हम 25 मुल्क के लड़ रहे थे जी, इसके बावजूद भी इनके पास, तो ये खुद इनकी शिकस्त की जो है दलालत करता है
ये ज़रूर मासूमों को मार के ये कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को वो कर दिया, हमने हमास को कमज़ोर कर दिया। आप एक वीडियो बता रहे थे आपको फरवरी के महीने में, जी जब ये जो किडनैप किए गए लोगों को रिहा कर रहे थे, तो उस वक्त हमास की जो स्ट्रेंथ आपकी जो उनकी जो नफरी बता रहे थे जी आप, हाँ, तादाद जो थी उनकी, बिल्कुल। और ये कहाँ से निकल कर आ गए ये लोग, ये कौन लोग हैं? जबकि पूरी लीडरशिप ख़त्म हो गई, हाँ। याहिया सनवार ख़त्म हो गए, इस्माइल हनिया ख़त्म हो गए, उसके बाद की लीडरशिप ख़त्म हो गई। इतना सारा और मुनज़्ज़म तरीके से कहाँ से निकला है? जी हाँ, वो भी डिस्प्ले करके पब्लिक के सामने दे रहे बिल्कुल, थे। मार्च करते हुए। तो ये अखलाकी शिकस्त, बल्कि अब अमली शिकस्त की तरफ ये जाने वाले हैं। और मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूँ कि ये जालिम का खात्मा बदतरीन होगा और हमारी आंखों के सामने होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं कि शायद थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी नस्ल के सामने जो नस्ल अब गुजर रही है, ये ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। कुदरत को इतना वक्त भी नहीं है आजकल, कुदरत भी जो है बहुत फैसला जल्दी कर रही है, उसको भी मालूम है कि कब कौन सा फैसला करना है। तो ये बहुत अनकरीब इनकी शिकस्त होगी और यकीनन ये अभी उलझा हुआ मामला है। जी हाँ, अभी हम इसको किस तरफ, किस कहा नहीं एंगल जा में, रहा। ये इसका कांटा किस एंगल में जाता है, इसके जी। बारे में चूंकि जो भी हम मुताला करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसी के बारे में अपनी एक राय कायम करते हैं। हम जी। कोई ऐसे नहीं है कि सितारों को देख के हम भी कुछ बात करें, ऐसा तो नहीं है। हम भी, हम आप में से एक हिस्सा हैं, लोगों में से एक हिस्सा हैं हम भी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मुताला, लोगों से गुफ्तगू, सूरत हाल पर नज़र, वो चीज़ों को देखते हुए जो बातें हम कहते हैं, आप हों, मैं हूँ, या आप हमारे वाहिद साहब हों, जी, ये सारी चीज़ें उसी क़यास के ऊपर मबनी होती हैं। ठीक। और आमतौर पर यह होता है कि वो क़यास सच्चाई की तरफ, सदाकत की तरफ जाता है। यकीन यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, वाहिद साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। मैंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा।